हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब ये पूरी वीडियो आप देख लोगे उसके बाद आपको कहीं भी झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा चैप्टर आपका मैं इस एक वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं। बस आपको साथ साथ रजिस्टर लेके बैठना है और आपका प्यारा सा पेन लेके बैठना है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे आप मेरे से डाउट सेशन ग्रुप के लिए फ्री बात करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको लाइव क्लास भी करनी हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए भी आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे इस चैप्टर के बारे में। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा, फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अपना प्यार देना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर एनपीओ के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे सर मीनिंग क्या होती है। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर मीनिंग में क्या रखा है? मीनिंग में बहुत कुछ रखा है बच्चा लोग। मीनिंग में आपको मेन चीज समझ में आएगी कि ये क्या होता है। देखो हमारे जो बिजनेसेस हैं वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। सर मोस्टली हर बिजनेस दो पार्ट में ही डिवाइडेड है। हमारे जो बिजनेस है वो मोस्टली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक वो जो प्रॉफिट कमाने के लिए बने हुए हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उनको बस प्रॉफिट कमाना है, उनका मेन मोटिव क्या है सर? प्रॉफिट कमाना। और दूसरे टाइप के बिजनेस क्या होंगे सर? वो बिजनेसेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने। अरे सर ऐसा भी कोई बिजनेस होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए ना बनाओ? जी हाँ बेटा, वो कंपनीज वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस मोटिव से नहीं आई है कि भाई हम प्रॉफिट कमाएंगे, वो इस मोटिव से आई है कि हम सोसाइटी को सर्विस रेंडर करेंगे, हम सोसाइटी का भला करेंगे। जैसे हमारे क्लब्स होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, हमारे स्कूल्स होते हैं, हमारी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, ये सभी हमारा क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई क्लब क्या करता है? क्लब आपको कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये इनका मोटिव है। तो इनके लिए जो इनके पास जो इनकम का सोर्स होता है कि भाई इनके पास पैसा कहां से आता है सर? इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो इनको सब्सक्रिप्शन देते हैं, डोनेशन देते हैं, कुछ ग्रांट्स मिलता है। तो जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी, फिर भी इनको अपने कुछ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। सर क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं? नहीं बेटा, ना ही ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ये बनाते हैं हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपका प्यारा सा बैलेंस शीट। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में बैलेंस शीट नहीं आएगी, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा, लेकिन मैं आपको वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में भी समझाऊंगा। तो जैसे कि मैंने अकाउंट की बात करी, सबसे पहला अकाउंट से पहले हम इससे कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि सर क्या होता है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर। सर पहला आपने बताया कि इनका मेन एम है, मोटिव है, क्या करना? सर्विस देना, प्रॉफिट नहीं कमाना। इन्हें कौन बनाता है भाई? कुछ ट्रस्ट हो सकते हैं, सोसाइटीज हो सकती हैं, ये सेपरेट एंटिटी पर काम करती है। सेपरेट एंटिटी का मतलब इनमें जो काम करने वाले मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, मालिक अलग होते हैं एक तरीके से, और ये जो एनपीओ है वो अलग होती है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है ना। तो अब मैंने जैसे आपसे भी कहा था कि पहला अकाउंट यहाँ कौन सा बनेगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा बनेगा सर? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पैसा आएगा और पैसा जाएगा,
वो कौन सा अकाउंट है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जिस तरीके से आप अपने बाबू को प्यार से बाबू, सोना, लाड़ो, जाड़ो बोलते हैं और वो आपसे बाबू, सोना, मोना, कुट्टा, चुप्पा बोलती हैं, वैसे ही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम एक दूसरे तरीके से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। अरे सर, कैश बुक तो हमने 11th में पढ़ा था, लेकिन ऊपर से एकदम दिमाग से हटा दिया। तो कैश बुक क्या कहता था? कैश बुक क्या कहता था? कैश बुक ये कहता था सर, इनमें हम जब ही रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर आपके पास पैसा आना था, आया नहीं, जाना था, गया नहीं, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, क्योंकि कैश बुक में भी नहीं किया जाएगा। तो इसकी कुछ स्पेशलिटी को समझते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। जैसे मैं अगर बात कहूं आपसे इसके नेचर की, ये आपका टोटली रियल अकाउंट पर बेस्ड है। अब प्लीज आप मत कहना कि सर हम नहीं जानते रियल अकाउंट क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, कान में बताऊंगा। कान की बात हो रही, कुछ और बात नहीं हो रही। रियल अकाउंट का मतलब होता है, रियल अकाउंट जो बेसिकली एसेट्स पर बेस्ड था, जिसका रूल क्या था सर? डेबिट व्हाट कम्स इन। भाई जो भी चीज आपके पास आ रही है उसको डेबिट करेंगे, और जो भी चीज आपके पास से जा रही है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्या मैं आपसे जान सकता हूं वो चीज क्या है? यहाँ पर वो चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो चीज बड़ी है मस्त, वो चीज का नाम है सर कैश। अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और हमारे पास पैसा आया है, तो उसको हम कहां डालेंगे? डेबिट साइड में डालेंगे। और अगर आपके पास से पैसा गया है तो उसको हम कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड में। पैसा आना था, आया नहीं, जाना था, गया नहीं, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब भी हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरुआत में या आपको कैश इन हैंड दे रखा होगा या कैश एट बैंक, शुरुआत में बिगिनिंग का, जिसको हम डेबिट साइड में डाल देंगे। अगर आपको कैश बैलेंस नहीं दे रखा, आपको दे रखा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव, तो हम उसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नेचर क्या है सर कैश बुक का, जितना भी पैसा आएगा, मुझे बताओ पैसा आएगा तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। अच्छा, पैसा जाएगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे सर? क्रेडिट साइड में। ओके, वेरी गुड। जिस तरीके से यहाँ ओपनिंग बैलेंस होता है, उसी तरीके से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। आपने जो डेबिट साइड में डालना था वो डाल दिया, जो क्रेडिट साइड में डालना था वो डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं? डेबिट का टोटल करते हैं और क्रेडिट के टोटल से माइनस करने के बाद जो बीच में गैप आता है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस कर देते हैं। सर क्या इसमें नन कैश आइटम आते हैं? नहीं सर, नन कैश आइटम इसमें नहीं आते। जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इसको कहते हैं निकल, पतली गली से निकल। तो आई होप कि आपको ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको बाबू सोना के बारे में बता दिया, और बाबू सोना के बारे में तो आप खैर भूल ही नहीं सकते हो। फरवरी निकल गई तो क्या बात है। आपको सिंपली बस देखना है पैसा आया है कि नहीं। पैसा आया है तो डेबिट साइड में, और पैसा गया है तो क्रेडिट साइड में। एक बार मैं आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी शो कर देता हूं कि किस तरीके से हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को शो करेंगे। यहाँ पे हम पापा वाला फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सर पापा वाला, पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? वो सारा पैसा जो आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा? वो सारा पैसा जो जा रहा है। पैसा आना था, आया नहीं, जाना था, गया नहीं, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। तो ये आप कह सकते हो बेसिकली बहुत ही बेसिक अकाउंट है। इसके बाद जो दूसरा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस यही अकाउंट आपको अच्छे से बनाना है, और इसी में आपको परेशानी होती है। देखो, सबसे पहली बात, वो कोई भी अकाउंट जो हमको या तो प्रॉफिट निकाल के देगा लास्ट में,
या लॉस निकाल के देगा, वो सारे के सारे नॉमिनल नेचर के हैं। कौन से नेचर के हैं सर? नॉमिनल नेचर के हैं। तो जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो भी एक नॉमिनल नेचर पर है, नॉमिनल अकाउंट पर है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था सर? बच्चा लोग बताएंगे। सर आप किस लिए हो, आप ही बता दीजिए। कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट all incomes and gain। क्या बताया मैंने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल था, रिसीप्ट एंड पेमेंट का क्या था कि सर वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट पर बेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारे पास इनकम आ रही है, फायदा आ रहा है, उसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसमें बस कुछ चीजें हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिसीप्ट एंड पेमेंट से अलग करती है। क्या है सर वो चीजें? अगर मैं इसके डेबिट की बात करूं तो डेबिट में एक्सपेंसेस ही आएंगे, एक्सपेंडिचर आएंगे, जी हाँ। अगर मैं पेमेंट और रिसीप्ट की बात करूं तो हमारे दो तरीके के खर्चे होते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही मैं इनकम की बात करूं तो इनकम में भी सेम टू सेम, वो बचपन वाला सेम नहीं, सेम सेम नहीं बेटा, वो वाला सेम नहीं, हु बहू वाले सेम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अब हु बहू वाले सेम में क्या होगा? हु बहू वाले सेम में यहाँ पर हमारी कैपिटल और रिसीप्ट भी, हमारी इनकम भी दो तरीके की होती है, एक हमारी कैपिटल रिसीप्ट और एक हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट। सब ये आप क्यों हमारे माइंड में खिचड़ी पका रहे हो? अगर आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड में सारी रिसीप्ट आती है। यस सर, सारी का मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, दोनों आती है। और पेमेंट में भी चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में अगर हम डेबिट साइड की बात करेंगे तो सिर्फ कौन सा एक्सपेंडिचर आता है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में रेवेन्यू हुई नेचर की इनकम आती है। अब आपको यही एक इकलौती चीज ऐसी है जो अलग अलग करती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है ये आना कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू इनकम क्या होती है। उसके साथ साथ हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो एडजस्टमेंट्स आपको आना बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट्स जैसे कि डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, ये सारी एडजस्टमेंट हमारे इसमें चलती है। तो अब आपको कुछ डिफरेंस की बात मैं करूं तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि क्या होती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होती है हमारी कैपिटल रिसीप्ट और क्या होती है हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट। मैं आपको 3-4 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आप समझ पाए, आपके माइंड में जैसे अच्छे से आ पाए उसके ऊपर डिपेंड है। पहले मैं बात करता हूं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर हैं जो खर्चा अगर आपने एक बार कर दिया, जो खर्चा आपने एक बार कर दिया उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, लंबे समय तक। क्या है वो खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर है सर जो खर्चा अगर आपने करा है तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा। कब तक मिलेगा सर? मोर देन 1 ईयर। पहला पॉइंट, वो खर्चा जो अगर आपने करा है
तो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से भी ज्यादा मिलेगा, उसका बेनिफिट 1 साल से भी ज्यादा आपको मिलेगा। दूसरा, इस खर्चे को करने से आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, या तो आपकी एसेट्स कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, या लायबिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने पहला बताया आपको क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है सर जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, 1 साल से ज्यादा। मतलब कि अगर आपने वो खर्चा करा है तो आपको उस खर्च करने के बाद हाल फिलहाल में वो खर्चा दोबारा नहीं करना, करोगे तो 1 साल बाद 2 साल बाद करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल से ज्यादा ही रहता है। दूसरा, उस खर्चे को करने से आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, आपकी एसेट्स या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तीसरा, ये आपका नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की भी नहीं सुनता। तो नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब एक बार आपने खर्चा कर दिया उसके बाद हाल फिलहाल नहीं करना। फोर्थ पॉइंट, जो हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं ये उनसे अलग होता है। आपका जो बिजनेस है ये खर्चा उससे रिलेट नहीं कर रहा, तो ये हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे बताओ, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है? नहीं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही चीजें आती हैं, ना ही प्रीवियस ईयर की ना ही आने वाले की। तो अब मैं बात करता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो खर्चा आपने किया है उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आपको 1 साल तक मिलेगा, 1 साल बाद आपको दोबारा करना पड़ेगा, ही स्थान के 1 साल 3 महीने 6 महीने, ठीक है ना। दूसरा, इन खर्चों को अगर आप करते हो तो आपकी एसेट्स पर और आपकी लायबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी एसेट्स में कोई चेंज आने वाला है और ना ही आपकी लायबिलिटी में कोई चेंज आने वाला है। ये आपके रिकरिंग नेचर का हो तभी तो और चलेगा, बार बार करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शादी करी, शादी में जो खर्चे होते हैं वो हाल फिलहाल तो होने नहीं है, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। लेकिन ये बाबू सोना मोना के आए दिन के जो खर्चे होते हैं, रिचार्ज कराओ फलाना कराओ ढिंकाना कराओ, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इनको कह सकते हो। तो रिकरिंग नेचर यानी कि बार बार, और जो हाल फिलहाल नहीं होता वो नॉन रिकरिंग। फोर्थ, ये खर्चे आपके बिजनेस से ही रिलेटेड है, आपका जो बिजनेस है उससे ही रिलेटेड होते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। और बाकी अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको क्वेश्चंस में जो आपको एडजस्टमेंट आती हैं वो समझाऊंगा, उनसे आपको और क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इसी से कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। फीचर सेम है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वैसे ही कैपिटल रिसीप्ट होता है, बस यहाँ पे पैसा आपके पास आ रहा है वहां पे पैसा आपके पास से जा रहा है। ये वो रिसीप्ट है जो आपको अगर एक बार मिली है तो हाल फिलहाल नहीं मिलनी, 1 साल बाद 2 साल बाद मिलेगी। इसके आने से आपके एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीप्ट है, यानी कि एक बार पैसा मिल गया तो हाल फिलहाल नहीं मिलना आपको और आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करते। वही मैं रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करूं, ये आपको बार बार मिलेगी, एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिकरिंग नेचर की होती है और ये आपके बिजनेस की ही रिसीप्ट होती है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट रहेगा अपना वो कैसा रहेगा, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंडिचर आते हैं, और कौन से एक्सपेंडिचर सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम, और कौन सी इनकम, रेवेन्यू इनकम। तो जब हम ये सारी चीज कर देते हैं तो हम इनकम का टोटल करते हैं और एक्सपेंडिचर का टोटल करते हैं। अगर इनकम का टोटल ज्यादा है तो यहां पर हम बैलेंस करके सरप्लस डाल देते हैं, और अगर एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है तो हम यहाँ पे बैलेंस करके डेफिशिएट डाल देते हैं। ठीक,
आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आप लोगों को कोई डाउट अगर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आएगा तो मैं बीच बीच में बोलता चलूंगा। फिर बात आती है बैलेंस शीट की, लेकिन बैलेंस शीट में आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे रखा है या जनरल फंड दे रखा है, तब हम लोग दो बैलेंस शीट बनाते हैं, एक हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपको दोनों दे रखा है, अगर आपको कैपिटल फंड दे रखा है, तो सिर्फ हम एक ही बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। तो अब हम बारी बारी से समझते हैं कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आती हैं। जैसे कि मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन की, ये जो हमारा एनपीओ है, उनके लिए ये जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे होंगे तो उसको डेबिट साइड में डालोगे, पैसा आ रहा है, और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे तो उसको क्रेडिट साइड में डालोगे, क्योंकि ये एक रेवेन्यू रिसीप्ट है। सब्सक्रिप्शन आप किसी भी चीज का देखते होंगे, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप उसको हर महीने या हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद आपको पेड करना पड़ता है। सर ऐसे भी तो सब्सक्रिप्शन होते हैं जो पैसा आपने एक बार दे दिया उसके बाद नहीं देना, उसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। नाम में लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, का मतलब अगर आपको मेंबर बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरे लाइफ के लिए, तो आपको एक पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको पेमेंट नहीं करना। तो क्या ये रेवेन्यू रिसीप्ट है? नहीं सर, ये कैपिटल रिसीप्ट है। तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं आने वाला। अब मैं पहले आगे बढ़ने से पहले सब्सक्रिप्शन के कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। भाई सब्सक्रिप्शन, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर बात करी जाए तो मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर के रिलेटेड ही चीजें आती हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साल का बना रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 31 मार्च 2021, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 को, और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से पहले के जो खर्चे थे और 31 मार्च 2021 के बाद के जो खर्चे हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, फिर आपसे बोला जाए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, या फिर आपसे कह रहा है कि आपको 1 अप्रैल 2020 में कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो मुझे बताओ साल की शुरुआत में ही कुछ पैसा बकाया है सब्सक्रिप्शन का, तो वो किस साल का बकाया होगा? पिछली साल का होगा सर। इस साल में तो आएगा नहीं, उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर, क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अच्छा, अगर यही ऐसा होता, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल के लास्ट में कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, यानी 31 मार्च 2021 में कुछ सब्सक्रिप्शन है जो बकाया है, तो वो किस साल का है? सर इसी साल का हुआ, साल के लास्ट में है, तो हम क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। ये तो बात आई हमारी आउटस्टैंडिंग की। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग। भाई साल की शुरुआत में अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, जब हम एडवांस में किसी को पैसा देते हैं, तो भाई आगे में जो बेनिफिट आएंगे, जो आने वाले जो बेनिफिट है उसी के लिए तो देते हैं। यस सर, तो हम इसको जब शुरुआत में दे रहे हैं तो आने वाले साल के लिए दे रहे हैं। अगर 1 अप्रैल 2020 को दे रहे हैं तो ये पूरी साल के लिए दे रहे हैं। यस सर, तो क्या ये इसी साल से रिलेट कर रहा है? यस सर, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अच्छा, यही ऐसा होता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ द ईयर यानी कि उसके नेक्स्ट जो आएगा, उसका नेक्स्ट जो आएगा उसके लिए दे रहे हैं, तो वो इस साल से रिलेट नहीं कर रहा, उसको हम लेस करते हैं। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी, सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप फीस। उसके बाद आपको देखना है जो फंड होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा जनरल फंड, ये गर्लफ्रेंड मत समझना बेटा, जनरल फंड लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है हमारा स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड, देखो जनरल फंड में और स्पेसिफिक फंड में डिफरेंस क्या है?
जब आपको पैसा दिया है डोनेशन के रूप में या किसी और रूप में, लेकिन आपको ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये पैसा किस चीज के लिए मिला है, फॉर एग्जाम्पल डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ, तो पैसा किसी भी रूप के लिए आ सकता है, तो हम इसको एक तरीके से रेवेन्यू रिसीप्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर ये रेवेन्यू रिसीप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आएगी। लेकिन यही अगर स्पेसिफिक फंड होता, यहां लिखा होता डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, है ना, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, तो यहाँ पर इसका जो डोनेशन है उसका जो स्पेसिफाइड है कि ये इस चीज के लिए दिया है, जिन लोगों ने आपको इसका पैसा दिया है वो इस चीज के लिए दिया है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये नहीं आएगा, इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे। फिर आते हैं हमारी एंट्रेंस फीस, जिसको हम एडमिशन फीस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा हो कि जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको शुरुआत में कुछ पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही जब कोई न्यू मेंबर होता है और वो एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसको पूरी साल का एक अमाउंट देना पड़ता है जो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन की तरह होता है, उसे हम एंट्रेंस फीस बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी जो इस एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर में भी ट्रीट कर रही होगी, तो अगर ऐसा है तो आपको देखना है कि कितना परसेंट एंट्रेंस फीस का कैपिटल है और कितना रेवेन्यू है। जितना रेवेन्यू है उतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा, और जितना कैपिटल है वो हमारा सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। फिर आता है हमारा लेगेसी। लेगेसी का मतलब है कि मान लीजिए हमारी एबीसी करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब मान लीजिए कोई सुपरस्टार है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, आप लोग भाई विवाद कर दो, गोली चला दोगे, एक कोई सुपरस्टार है, इसका नाम ही हमने सुपरस्टार रख दिया, और इन सुपरस्टार ने कहा कि भाई मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो घर है, मेरा जो बंगला है, वो इस संस्था के नाम हो जाना चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या ये लीगेसी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि साल में बार बार आए हमारे पास, या कोई बार बार मरेगा हमारे लिए? नहीं सर। तो क्या ये हमारा धंधा है क्या, ये हमारा बिजनेस है क्या? है ना। अरे सर धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। अरे बेटा रईस बाद में बनना, पहले क्वेश्चन समझो। लीगेसी आपके हिसाब से क्या रहेगा, कैपिटल रिसीप्ट या रेवेन्यू रिसीप्ट? सर ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट रहेगी, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। फिर हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, आपने किसी एसेट्स को बेचा, किसी एसेट्स को खरीदा, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि जो आपने ओल्ड एसेट्स को बेचा है, अगर उसके बेचने पर आपको फायदा हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, और घाटा हुआ तो डेबिट साइड में। लेकिन अगर हम बेच रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, भाई ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो वो तो बार बार बेचोगे, बार बार बेचोगे। ऐसे ही मान लो स्पोर्ट्स मटेरियल बेच रहे हो, तो वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर एक वर्ड सुना होगा आपने, होनोरेरियम, पेमेंट ऑफ होनोरेरियम। ये वो पैसा होता है जो हमारे एनपीओ का एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन उसने हमारे लिए कुछ ऐसा काम कर दिया, मान लीजिए हमारे किसी फंक्शन में आके हमारी शोभा बढ़ा दी, है ना, इज्जत बढ़ा दी, या कुछ ऐसा बोल दिया तो हम खुश हो गए साहब, और हमने इसका पेमेंट किया उसे, तो ये भी एक तरीके से हमारे बिजनेस में ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो इसको हम कहाँ डालते हैं, डेबिट साइड डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया। अब मैं बात करूं अगर किसी स्पेसिफिक फंड की, जैसे मान लो आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है, आपको प्राइज फंड दे रखा है, तो इनका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करते हैं। अगर आपको फंड दे रखा है तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा फंड नाम से, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो वो आ जाएगा एसेट साइड में। फिर इस फंड से रिलेटेड सारे खर्चे यहाँ माइनस करते जाएंगे और सारे बेनिफिट प्लस करते जाएंगे, और जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। एक आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अगर ये अमाउंट आपका माइनस में आया है, तब उस केस में इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कुछ एडजस्टमेंट थी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, और भी मैं बातें डिस्कस करूंगा, है ना, कि कौन कौन सी चीजें आपके पास आती हैं। अब हम थोड़ा एडजस्टमेंट समझ लेते हैं कि हमारी, हाँ जी, तो कुछ एडजस्टमेंट समझ लेते हैं।
एडजस्टमेंट जैसे मान लीजिए आपको रेंट दे रखा है। सबसे पहली बात, रेंट क्या है सर? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आएगा। अगर आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग दे रखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग, उस केस में तो आपको उसे प्लस कर देना, एड आउटस्टैंडिंग। लेकिन आपको दे रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अभी हमने जब सब्सक्रिप्शन वाला केस किया था तो क्या पढ़ा था, इसी साल का आएगा। अगर आपसे कह रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, यानी इसी साल का है, ऐड कर देंगे। और आपसे कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल के शुरुआत में ही है, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सर, क्योंकि वो इस साल से रिलेट कर ही नहीं है। वही मैं बात करूं आपसे प्रीपेड की, सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया खर्चा, पेड तो करना था लेकिन अभी किया नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि जैसे इंश्योरेंस है, जिसमें हम पेमेंट पहले ही कर देते हैं टाइम से, तो इंश्योरेंस में अगर सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है तो अब तो हम उसे लेस कर देंगे, जिसमें से भी आपका जिसका भी प्रीपेड दिया हो। लेकिन आपको बस आउटस्टैंडिंग का उल्टा फंडा करना, एक तरीके से एडवांस के रूप में होता है। अगर आपको प्रीपेड दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ ईयर, लेस कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ऐड कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें आपसे 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर। कुछ आइटम ऐसे होते हैं हमारे क्वेश्चंस में जिनका आपको क्वेश्चन में ही ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है और उसका जो पेमेंट किया वो भी दिया होता है। उन आइटम को हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड स्टॉक, मेडिसिन, भाई कंज्यूम ही तो किया जाएगा इसको। स्पोर्ट्स मटेरियल है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे वो हमें कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? सबसे पहले हम निकालते हैं परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। भाई ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि वो लास्ट ईयर के हैं, पेमेंट जो है वो लास्ट ईयर का हुआ है, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का है, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और क्लोजिंग क्रेडिटर की यानी कि इसी साल का है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है परचेज वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो इनका यहाँ कोई काम नहीं, तो इनका यहाँ कोई काम नहीं। ये ट्रिपल एक्स बेटा कैंसिल वाला है, कुछ और मत समझिएगा नालायक को। उसके बाद हमारा अगर परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकल आया है, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स निकल आया है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर इसका जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा उसको ऐड कर देने का, और जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा उसको लेस कर देने का, तो हमारा वो अमाउंट आ जाएगा जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको याद रखना है कि इनको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इनको हम निकालते कैसे। तो ये था पूरा आपका कि कौन कौन सी चीज कैसे आती है। अब मैं फिलहाल एक बढ़िया सा आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता जाता हूं जिसमें आप खुद डिफरेंशिएट करेंगे और मैं कुछ एडजस्टमेंट भी समझा दूंगा आपको। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे मेंटेनेंस की, क्या सर मेंटेनेंस हमारा हमें एक बार करवाना पड़ेगा, बार बार करवाना पड़ेगा? सर बार बार करवाना पड़ेगा, खर्चा है। क्या है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। क्रॉकरी परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैच एक्सपेंसेस, भाई मैच एक्सपेंसेस है, इसके लिए आपको देखना है कहीं मैच फंड तो नहीं दे रखा। अगर टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखे हैं उसके लिए देखना है कहीं टूर्नामेंट फंड तो नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा तो डायरेक्टली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डाल देंगे। सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज वगैरह है, पोस्टेज इंटेम्प्स है, कन्वेंस है, अपकीप वगैरह है, मेंटेनेंस है ना,
ये सारी चीज हमारी क्या है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमें बार बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें एडजस्टमेंट के लिए मैं बता चुका भाई, आउटस्टैंडिंग का कैसे करना है, प्रीपेड का कैसे करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का भी आपको मालूम ही होगा, डेप्रिसिएशन जिस पर भी लगा होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि किस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, और उस पर जितना डेप लगा हुआ है उतना डेप निकालने के बाद हम लोग उसको डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो शायद से मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन किस चैप्टर के सर? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो क्लास 12th के बच्चे टर्म 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज की वीडियो में मैं कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखो, आपको एज इट इज क्वेश्चंस आएगा, मतलब कि सेम ये नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके का ही आएगा जिसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट दी होगी और उन एडजस्टमेंट्स को देखते हुए आप लोगों को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके मेरी फ्री लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड बैच को भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, जो भी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में मेरे आपका इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, प्लीज वहां जाके भी आप सपोर्ट कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन यहां बंधु बिल्कुल उल्टा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नहीं, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जो आपके रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार नेचर के हैं। तो पहले मैं पेमेंट साइड की बात करूंगा, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले हम देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो चैरिटेबल ट्रस्ट का है, ठीक, ये याद रखिएगा। चैरिटी, सर क्या हम चैरिटी बार बार देते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं, हो सकता है आज दी कल नहीं दी, लेकिन हमारा बिजनेस है चैरिटेबल ट्रस्ट का। अब बिजनेस है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो आप पैसे रेगुलर वे में दोगे, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहाँ आएगा सर? डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर। रेंट एंड टैक्सेस, भाई रेवेन्यू नेचर है। देखो, आर से रेवेन्यू और आर से रेंट एंड टैक्सेस, ई से एंट्रेंस फीस, ये सारी चीज याद रखना। रेंट एंड टैक्सेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर नहीं है, ठीक, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर बार बार नहीं खरीदते, इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करते, ये सभी हमारी एसेट्स हैं। तो मैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड की बात कर लेता हूं विद एडजस्टमेंट्स के साथ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, या मैं फर्स्ट ही डाल देता हूं। यहां पर हम लोग बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ हमारे एक्सपेंडिचर और यहाँ हमारी इनकम। अब सबसे पहले डेबिट साइड की बात करेंगे। तो देखो, डेबिट साइड में चैरिटी 11,500, तो टू चैरिटी, आप लोग भी मेरे साथ साथ करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। टू चैरिटी 11,500। उसके बाद हमें दे रखा है टू रेंट एंड टैक्सेस। इन खर्चों को डालने से पहले जो एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी उनको भी हमें एक बार देखना है कि कहीं इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। अब यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है 3200
और यहीं पर आप देखोगे रेंट 600, सैलरी 900 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 के, और हम लोग बना भी रहे हैं 31 मार्च 2021, यानी कि इसी साल के आउटस्टैंडिंग है 600 रुपये, इसी साल के हैं, तो 600 रुपये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3200 और 600 दोनों को आप जोड़ोगे तो 3800 रुपये। उसके बाद क्या दे रखा है, सैलरी, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 900 रुपये, ऐड हो जाएगा, इसी साल की आउटस्टैंडिंग है। टू सैलरी कितना था, 6000, ऐड आउटस्टैंडिंग 900, टोटल 6900। उसके बाद प्रिंटिंग है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये सभी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी बिजनेस से खर्चे हैं, रिकरिंग नेचर के, इनके बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक मिलेगा, उसके बाद वो खर्चा आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। पोस्टेज, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे 1000 आउटस्टैंडिंग था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट 4500 का था, और ऐड आउटस्टैंडिंग 1000, तो 5500, ठीक, 5500 हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपको इंश्योरेंस दे रखा है 2000 रुपये, ठीक। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स, यानी कि ये जो 2000 रुपये है उसमें से 3 महीने का एडवांस पेड कर दिया है, यानी कि 2000 रुपये का जो खर्चा किया है उसमें 3 महीने का जो पैसा है वो आने वाले साल का दे दिया है, वो आने वाले साल का दे दिया है। तो 2000 इंटू 3/12 करेंगे, 500 रुपये आएगा। ये 500 रुपये प्रीपेड है, यानी कि आने वाली साल का है, इस साल का खर्चा तो नहीं है। और हम कौन सा खर्चा लेते हैं सर, इसी साल से रिलेटेड खर्चे लेते हैं। तो टू इंश्योरेंस लेस प्रीपेड 500, बाहर कितना आएगा 1500। ये तो हो गई हमारे खर्चे की बात। अब हम देख लेते हैं यहाँ रिसीप्ट की बात। बैलेंस शीट कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट नहीं आएगा, या डोनेशन दे रखा है। देखो भाई, डोनेशन आपको दे रखा है, लेकिन डोनेशन के आगे कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। 2 तरीका की डोनेशन होती हैं, एक जर्नल और एक आपकी स्पेसिफिक। अगर आपको डोनेशन दे रखा है और यहाँ मेंशन नहीं है कि किसके लिए डोनेशन है, तो इस डोनेशन को हम जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करते हैं और हम इनकम में डालेंगे। टू सब्सक्रिप्शन, भाई सब्सक्रिप्शन तो साल बाई साल होता है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट भी देखेंगे। स्पेसिफिक लीगेसी, लीगेसी का मतलब जब कोई भी पर्सन अपनी विल लिखता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा जो पैसा है वो इस एनजीओ को, इस एनपीओ को मिलना चाहिए। भाई कोई बार बार तो मरेगा नहीं, है ना। टू इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ब्याज हमें बार बार मिलती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सभी चीज आएंगी। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम बाई साइड में डोनेशन लिख लेते हैं, कितना था 9000 रुपये। उसके बाद बाई साइड में सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा था 42,800। अब जरा हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट क्या दे रखा है आपको। नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो 42,800 ही बाहर डाल देंगे। उसके बाद आपसे इंटरेस्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट पर। देखो बेटा, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1100 एक्रूड। एक्रूड मतलब मिलने थे, अभी मिले नहीं, कमा तो लिए लेकिन मिले नहीं। तो यानी कि ये जो 4500 का इंटरेस्ट है, अभी इसके साथ साथ 1100 रुपये और मिलना है, एक्रूड है और मिलना है। तो 4500 एड एक्रूड 1100, दोनों को जोड़कर 5600 रुपये। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 200 रुपये, बस हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। 42,800 और 9,000 51,800 और ये 200, यानी कि 52 और 6, ये 9000 का एक ट्रीटमेंट यहाँ बेटा देखो। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम, यानी कि जो डोनेशन मिला है
उसका 1/3 ही इनकम मान रहे हैं, यानी कि 9,000 का 3,000, तो 3,000 और ये आपका 204, ये हमारा आ जाएगा 51,600। 51,600 में से इसको टोटल करके माइनस करेंगे 11,500 और ये 4 ले लेते हैं, 15,500 और 6 21 और 4 5 और 6 27, ये माइनस करने के बाद ये बचेगा 21,500। तो ये 21,500 हमारा हो गया सरप्लस का अमाउंट। ठीक, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सर क्वेश्चन तो समझ में आया, लेकिन आपने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए बच्चों, एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे सर, तड़कता भड़कता, देखिए क्वेश्चन को देखिए। फ्रॉम द गिवन रिसीप्ट एंड पेमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, मेरा बच्चा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रखूंगा। देखिए क्वेश्चन आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्या ट्रीटमेंट होना है। सबसे पहले पेमेंट साइड का देखिए। पेमेंट साइड में आपसे कह रहा है फर्नीचर है 1,20,000 का, परचेज्ड ऑन 1/12/2020। इसका ट्रीटमेंट आगे क्या कैसे करना है बताऊंगा। सैलरी आएगा 1,00,000 रुपए, और यहां पर आपसे कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, साल की शुरुआत की आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछले साल का है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1,00,000 में से 6,000 माइनस करके डेबिट साइड में हम लिखेंगे 94,000। उसके बाद सेक्रेटरी होनोरेरियम 4,000 रुपये आएगा डेबिट साइड में। सर होनोरेरियम क्या होता है, कभी भी कोई ऐसा है जो आपका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपके किसी फंक्शन में आके आपकी मदद करता है, आपकी भाई इमेज बढ़ा देता है, तो हम उसे एक पेमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं होनोरेरियम। तो आएगा। बुक्स नहीं आएगा, एक तरीके से एसेट्स हो गई बस। अब यहाँ देखिए डेप लग रहा है फर्नीचर पर 10%। डेप कितना लग रहा है फर्नीचर पे 10%। तो एक फर्नीचर तो आपको ऊपर दे रखा है 1,20,000 का, और एक फर्नीचर नीचे दे रखा है 1,00,000 का। इस 1,00,000 का 10% तो आप निकाल लोगे, लेकिन ये 1,20,000 कब खरीदा, 1/12 को, 12 से लेकर यानी कि दिसंबर को, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 4 महीने का डेप लगेगा। 1,20,000 का 10% तो 12,000 पूरी साल का, तो 6 महीने का 6,000, 4 महीने का 4,000, तो 10,000 ये और 4,000 ये, 14,000 रुपये डेबिट साइड में डेप के नाम से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। अब यहाँ पर सर डोनेशन आएगा क्या, यस सर, क्योंकि ये जनरल डोनेशन है। सेल ऑफ इस ओल्ड स्पोर्ट मेटल आएगा 2,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन कौन सा आएगा, हम 20-21 का सेशन ले रहे हैं, तो 20-21 वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे 60,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे देखिए द क्लब आपका कह रहा है कि क्लब में 75 मेंबर हैं और हर मेंबर 1,000 रुपये दे रहा है, तो 75 × 1,000 75,000 आएगा। लेकिन यहाँ कितना मिला है 60,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000। तो अभी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 75,000 और आपकी एंट्रेंस फीस। बस अब आपको क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आने वाली और वीडियोस में मैं और जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं बोर्ड में, उन सभी के क्वेश्चंस लाने वाला हूं। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते